वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा फेमस हुई है, यानी कि हर एक कैटेगरी के लोगों ने इसे पसंद किया है। हम लोगों को इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से याद है। इस सीरीज की राइटिंग भी बहुत ही बखूबी तरीके से लिखी गई है। 2019 के अंदर इसका लास्ट सीजन यानी कि सीजन 3 कंप्लीट हुआ था, जिसके बाद लोगों ने तकरीबन 2 से 3 साल तक इसका वेट किया। इस वेट के लिए एकदम वर्दी सीरीज हम लोगों को नेटफ्लिक्स ने प्रेजेंट की है, जिसके अंदर मई 2022 के अंदर वॉल्यूम 1 को अपलोड किया गया और इसी के साथ इसका वॉल्यूम 2 1 जुलाई को रिलीज किया गया। इस बार के एपिसोड्स तकरीबन 1 घंटे से ऊपर के हैं, जो कि हमें स्टोरी के हर एक पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में ले चलती हूँ, जहाँ पर हमें टाइमलाइन 1979 की दिखाई जाती है। गाइस, ये पूरा एपिसोड हमें सारे कैरेक्टर्स की लाइफ को बताता है कि कैसे सारे लोगों की लाइफ कुछ नए लोगों के आने से और पुराने लोगों के जाने से चल रही है। एपिसोड की शुरुआत की टाइमलाइन हमें 1979 की दिखाई जाती है। हम सभी को पता था कि डॉक्टर ब्रैनर की मौत हो गई थी क्योंकि उनके ऊपर डेमोडॉग ने अटैक किया था, लेकिन एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर ब्रैनर ही दिखाए जाते हैं, जिसका अगला सीन हमें सीधा हॉकिंस लैब का दिखाया जाता है, जहाँ पे एल के जैसे और काफी सारे बच्चे थे जिनके हाथ पर उनके नंबर्स लिख रखे थे, यानी कि ये वही सारे बच्चे थे जिनके ऊपर हमेशा से एक्सपेरिमेंट किया जाता था। डॉक्टर ब्रैनर अपने साथ एक बच्चे को लेकर जाते हैं जिसके हाथ पे 10 लिखा था, यानी कि इस बच्चे का नाम 10 रहा होगा। ब्रैनर इस बच्चे को कहते हैं कि चलो हम आज जाके कुछ और नई चीजें सीखते हैं। इस बच्चे के साथ में भी वही चीजें हो रही थी जो कि 11 के साथ होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके इनसे नई नई चीजों के बारे में पता करवाया जाता है। डॉक्टर ब्रैनर की आज की क्लास टेलीपैथी की थी और वो इस बच्चे से पूछते हैं कि जरा मुझे बताओ कि हमारी टीचर रूम के अंदर क्या कर रही है। 10 यहाँ पे हर चीजों को देखने लगता है और उसके बाद में डॉक्टर ब्रैनर को बताता है कि वहाँ पे हर कोई मर रहा है, मेरे दोस्त सारे मर गए हैं और टीचर भी मर गई है। ये सारी चीजें सुन के डॉक्टर ब्रैनर एकदम से डर जाते हैं क्योंकि 10 झूठ नहीं बोल सकता है। और तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ दरवाजा आता है जो कि सीधा डॉक्टर ब्रैनर के सर पे लगता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उठने के बाद देखते हैं कि 10 मर गया है। बाहर आने के बाद सारे गार्ड, सारे डॉक्टर और कई सारे बच्चे मर गए हैं। आखिर उनके ऊपर किसने अटैक किया था। एक कमरे में जाने के बाद डॉक्टर ब्रैनर को अपनी आंखों के सामने एल दिखाई देती है, जो कि इस टाइम पे बच्ची है, यानी कि 1979 में प्रेजेंट के 7-8 साल पहले वाली एल इतनी ज्यादा वाइल्ड थी कि वो गुस्सा आने पे किसी को भी मार सकती थी और उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स थी। टाइमलाइन यहाँ पे 1986 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर एल अब जॉयस की फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुकी थी और अब वो माइक से बात सिर्फ और सिर्फ लेटर्स के थ्रू ही कर सकती थी। एल यहाँ पर माइक को लेटर लिख सबके लाइफस्टाइल के बारे में बताती है कि कैसे जॉयस को एक अच्छी जॉब मिल गई, इसी कारण वो एक बड़े घर में रहते हैं। जॉयस घर पे रह के काम कर सकती है। एल और विल की कोई खास बातचीत नहीं होती है। जॉनथन का एक नया दोस्त बन गया है जिसका नाम अगिल है। न जाने हमेशा जॉनथन कौन से पत्ते वाली चीजों को हमेशा करता रहता है। अब इसका साफ साफ मतलब था कि एल वीड के बारे में नहीं जानती थी और जॉनथन ने अपने दोस्त के साथ में रह के वीड लेना सीख लिया था। एल ने यहाँ पे माइक को ये भी लिखा था लेटर के अंदर कि एल की स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके अपोजिट एल की लाइफ बहुत ज्यादा बेकार थी। स्कूल के अंदर एल की कोई फ्रेंड्स नहीं थी, उसे बुली किया जाता था, क्लासरूम में हर्ट किया जाता था। सेम टाइम पे हम माइक को देखते हैं जो कि एल के ही लेटर्स पढ़ रहा था और लेट होने के कारण जल्दी जल्दी में स्कूल भाग जाता है। हम यहाँ पे डस्टिन को भी देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड सूजी हमेशा से स्मार्ट थी और वो सूजी से इंटरनेट हैकिंग करवा के खुद के ग्रेड्स को चेंज करवा देता है। साथ ही साथ स्टीव और रॉबिन को भी दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। हालांकि ना तो स्टीव को कोई गर्लफ्रेंड मिली है और ना ही रॉबिन को कोई गर्लफ्रेंड मिली है। गर्लफ्रेंड का मतलब कि रॉबिन को लड़कियां पसंद थी, इसी कारण। जिसके बाद हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स की लाइफस्टाइल काफी ज्यादा हद तक चेंज हो चुकी थी। बिली के जाने के बाद मैक्स को काफी धक्का लगा था, इसी कारण उसने ल्यूकस से भी रिलेशनशिप तोड़ दिया था। वो अकेले रहने लगी थी, उसे काउंसलर के पास तक जाना पड़ता था। वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ करती थी। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक मैच देखते हैं। फुटबॉल के मैच को यहाँ पे सब चीयर अप करते हैं। डस्टिन और माइक तो ऑडियंस के बीच में बैठे थे, लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूकस ने इसी टीम को ज्वाइन कर लिया था। ल्यूकस को लगा था कि अगर उसे स्कूल के अंदर सब लोग जाने तो उसे कुछ अच्छा करना पड़ेगा। हालांकि ल्यूकस का इस टाइम पे काम सिर्फ बेंच पे बैठने का ही था। तभी इनके टीम का कैप्टन आता है और वो सभी के अंदर जोश भर देता है। हालांकि इस लड़के की स्ट्रेटेजी सिर्फ इतनी थी कि वो लोगों को इमोशनल करने बिली के नाम से, बाकी उसके मन में बिली के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पर माइक, डस्टिन और ल्यूकस के बीच में बात होती है कि आज ल्यूकस का मैच है और उसे माइक और डस्टिन चाहिए ही चाहिए। और ल्यूकस यहाँ पे इन दोनों को भी बताता है कि मैंने फुटबॉल इसीलिए ज्वाइन किया ताकि अगर मैं यहाँ पे जीत जाऊँ तो हो सकता है कि मेरे कारण तुम दोनों भी फेमस हो जाओ। माइक और डस्टिन ल्यूकस का कुछ अपोजिट में जवाब नहीं देते। डस्टिन यहाँ पे मैक्स से बात करने की हर समय कोशिश करता था,
लेकिन मैक्स कभी उससे बात नहीं करती थी। दूसरी तरफ हम जॉयस को देखते हैं जिसके घर पे आज एक पार्सल आया था। काफी सारे स्टैंप लगे हुए देखकर जॉयस उसे बहुत एक्साइटमेंट से खोलती है। असल के अंदर ये सारे स्टैंप हॉकिंस कैलिफोर्निया यहाँ से बाहर के थे, वो स्टैंप रशिया के थे। जॉयस काफी एक्साइटमेंट से उस बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर उसे सिर्फ एक डॉल मिलती है। हालांकि डॉल ये क्यूट नहीं थी, थोड़ी सी हॉरिबल थी, लेकिन जॉयस काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि ये डॉल आखिर उसे किसने भेजी है। इसी के साथ हम एल की क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर आज एक प्रेजेंटेशन डे था। सभी को अपने अपने हीरोज की एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। जब एल का नंबर आता है तो उसने एक प्रेजेंटेशन अपने फादर यानी कि जिम हॉपर पे बनाई थी जिसने हॉकिंस को बचाया था। लेकिन यहाँ के बच्चे थोड़े स्मार्ट लेवल के थे, वो एल को चिढ़ाने लगते हैं और उसके प्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाने लगते हैं। एल काफी ज्यादा रोती है, वो उन लोगों को मैच नहीं कर पाई थी अब तक। इंसल्ट होने के बावजूद भी मैक्स कंटिन्यू करती है और अपने फादर के बारे में सबको बताना शुरू करती है। यहाँ ल्यूकस से बिना बात करे ही मैक्स आगे निकल जाती है क्योंकि उसे काउंसलर के पास में जाना था। काउंसलर यहाँ पे मैक्स से पूछती है कि आखिर अब तुम कैसा फील कर रही हो, तुम्हारे मार्क्स काफी ज्यादा डाउन होते जा रहे हैं। काउंसलिंग के लिए उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है गाइस जिन बच्चों के मार्क्स स्कूल के अंदर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। उन बच्चों के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है काउंसलर बैठ के वही समझते हैं। लेकिन मैक्स को यहाँ पे खुद के विजन्स आने लगते हैं कि कैसे लास्ट सीजन के अंदर उसकी आंखों के सामने उसका भाई बिली मारा गया था। काउंसलर के पूछने पे मैक्स सब कुछ झूठ बोलती है कि उसे किसी भी तरीके के विजन नहीं आते हैं। यहाँ आखिरकार ल्यूकस मैक्स से बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन मैक्स इस टाइम पे भी ल्यूकस को जवाब नहीं देती है और उसे उल्टा सीधा बोल के वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पर मैक्स को अपने कुछ पुराने विजन्स आते हैं। वो वहाँ पे रो भी रही थी, परेशान थी और तभी वहाँ पे उसे किसी की वॉमिट करने की आवाज आती है। यहाँ पे असल के अंदर एक चीयर लीडर गर्ल थी जो कि फुटबॉल के कैप्टन की गर्लफ्रेंड थी। इस लड़की का नाम ग्रेसी था। मैक्स के पूछने पे ग्रेसी कहती कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम यहाँ से चली जाओ। और तब हमें यहाँ पे इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है। ग्रेसी को बहुत बुरी तरीके से विजन्स आने लगते हैं। उसके पास्ट लाइफ में जो उसके साथ अब तक बुरा हुआ है वो चीजें उसे डराने लगती है, यानी कि उसकी मॉम या उसके फादर उसे कुछ कह रहे हैं। तभी लाइट्स बंद हो जाती है और उसके सामने एक पूरे पैर जला हुआ मॉन्स्टर खड़ा था। वो मॉन्स्टर दरवाजा खोलता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर लगता है। ग्रेसी पूरी तरीके से डर चुकी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद में वो विजन चले जाते हैं। ग्रेसी को लगता है कि ये बस उसके ख्यालात होंगे। इसी के साथ में हमें माइक और डस्टिन के बारे में भी एक चीज पता चलती है। इन दोनों ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया था जिस ग्रुप के लीडर का नाम एडी था। असल के अंदर एक पागल सा रॉक स्टार लड़का था जिसे गिटार बजाना पसंद था, साथ ही साथ लोगों को बुली करना पसंद था और एक बहुत ही वियर्ड गेम खेलना पसंद था। इस ग्रुप के मेंबर के अंदर माइक और डस्टिन तो थे ही, और ल्यूकस अब जब चला गया था तो एक मेंबर की जरूरत थी। एडी की पर्सनालिटी इस तरह की दिखाई गई है कि वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे किसी भी लड़के को परेशान कर सकता है। और अब वो माइक और डस्टिन को कहता है कि आज का गेम वो बिल्कुल कैंसिल नहीं करेगा। असल के अंदर माइक और डस्टिन को ल्यूकस के गेम में जाना था, लेकिन वो एडी की बात को भी मन्ना नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जॉयस मरी को कॉल लगाती है। गाइस हम सब मरी को तो जानते हैं कि पिछले सीजन्स में उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब जब हॉपर नहीं था तो जॉयस मरी से बात करती है और कहती है कि मुझे आखिर कौन रशिया से ये चीज भेजेगा, ऐसी डॉल किस लिए मुझे भेजी गई है। मरी एक जर्नलिस्ट था, इसीलिए उसे लगता है कि जरूर रशियन ने कुछ चीजें पता करने के लिए तुम्हारे पास ये डॉल भेजी होगी। इसमें ट्रांसमीटर हो सकता है, इसमें बॉम्ब हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तुम इसे दूर करो। इसके कपड़े उतार के देखो, क्या पता इस पे कोई सीक्रेट मैसेज लिखा होगा और अब आखिरी रास्ता होगा इसे तोड़ने का। इसी के साथ हम जॉनथन को देखते हैं जिसका एक दोस्त था आगिल नाम का, जो कि उसे हमेशा नशे करवाते रहता था। साथ ही साथ वो जॉनथन से नैन्सी के बारे में पूछता है। यहाँ पे नैन्सी भी अब अपने स्कूल की एक रिपोर्टर बन चुकी थी और स्कूल की सारी न्यूज़ों को प्रिंट करती थी। यहाँ नैन्सी का एक असिस्टेंट था और वो भी जॉन के बारे में ही पूछता है। ये दोनों दूर होने के बावजूद में भी अपने दोस्तों को यही कहते हैं कि इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके ये दोनों कॉलेज में साथ स्टडी करेंगे, ये दोनों जल्द ही साथ में रहेंगे। हालांकि रिलेशन इनका भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी ये ऐसा अज्यूम करते हैं कि सब कुछ ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ माइक और डस्टिन एक पार्टिसिपेंट को ढूंढने के लिए अपने हर दोस्त के पास में जाते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि प्लीज आज के लिए हमारा गेम को अटेंड कर लो। लेकिन स्टीव, रॉबिन, मैक, सूजी हर कोई मना कर देता है। तब यहाँ पे डस्टिन और माइक को एक आइडिया और आता है कि वो आखिर किससे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम ग्रेसी को देखते हैं जो कि स्कूल खत्म होने के बाद में सीधा सीधा फॉरेस्ट में जाती है। हालांकि इतने घने फॉरेस्ट के अंदर उसे नहीं जाना चाहिए था और तभी एकदम से आगे जाते हुए एक विजन के अंदर बदल जाती है। उसके सामने एक बहुत बड़ी घड़ी थी, पेड़ असल के अंदर घड़ी में बदल चुका था। क्लॉक का लॉजिक तो गाइस हम सभी लोगों को काफी बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बस ये एक चीज बताती हूँ कि जिसके पास में भी विजन्स आते हैं उसकी स्टार्टिंग इस वॉल क्लॉक से ही होती है
और उसके साथ क्या होता है गाइस वो तो आपको इस एपिसोड के लास्ट में पता चलेगा। असल के अंदर ग्रेसी ने यहाँ पे एडी को बुलाया था। एडी नशे पत्ते करवाता था, यानी कि ड्रग्स डील करवाता था। ग्रेसी यहाँ पे एडी से ड्रग्स मांगती है, लेकिन नॉर्मल ड्रग्स देखने के बाद में ग्रेसी कहती है कि मुझे इससे भी हार्ड ड्रग चाहिए। एडी को भी नहीं समझ में आता कि ग्रेसी आखिर इतनी अच्छी लड़की होने के बावजूद भी उसे ड्रग्स क्यों चाहिए। इसी कारण वो ग्रेसी से कुछ बात करने लगता है और देखते ही देखते इन दोनों की फ्रेंडशिप थोड़ी और बढ़ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं जो कि अपने स्कूल से अपना प्रेजेंटेशन लेके बाहर निकली थी। उसके साथ में विल भी था, लेकिन वही लड़कियां जो कि उसकी क्लासमेट थी वो एल को धक्का दे देती है। इसी कारण नीचे गिरने से उसका पूरा प्रोजेक्ट टूट जाता है। अब एल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करना चाहती थी, वो इन लड़कियों को मार देना चाहती थी, लेकिन एल की पावर्स तो चली गई थी। गाइस ये तो हमने लास्ट सीजन में भी देखा था और अब तक भी एल की पावर्स लौटी नहीं है। लेकिन एल को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देखकर और हाथ आगे करता हुआ देखकर सभी हंसने लग जाते हैं कि ये लड़की पागल हो गई है या एक्टिंग कर रही है सुपर हीरो बनने का। इस चीज से एल को बहुत बुरा लगता है कि आखिर अगर आज उसके पास उसकी पावर्स होती तो ये लड़की जिंदा नहीं बचती। टीचर आके सभी को इधर उधर भेज देती है। विल यहाँ पे एल की हेल्प करता है। यहाँ जॉयस मरी के बताने के अकॉर्डिंग उस डॉल को तोड़ने की कोशिश करती है। एक बड़ी सी चीज लेके उस डॉल के ऊपर वो गिराने ही वाली थी। ये काम करते हुए जॉयस को उसके नेबर्स भी देखते हैं, लेकिन जॉयस फिर भी नहीं रुकती और डॉल के टूटने के बाद उसे एक लेटर मिलता है। यहाँ दूसरी तरफ स्टीव भी एक लड़की के साथ में आया था। स्कूल के अंदर आज जो मैच था वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर ये स्कूल आज ये मैच जीत जाती है तो 22 साल का एक नया रिकॉर्ड कायम होता कि हॉकिंस का स्कूल किसी दूसरे स्कूल से जीत गया है। यहाँ पे रॉबिन भी थी। रॉबिन और स्टीव मिलके एक लड़की के ऊपर बहुत जोर से हंसते हैं क्योंकि हमेशा से वो लड़की बहुत गंदा गाती थी और ये दोनों उसकी बिचिंग काफी पुराने टाइम से करते हुए आ रहे थे। यहाँ पे माइक और डस्टिन को तो गेम खेलने के लिए जाना था और अब जो वो पार्टिसिपेट लेकर आए थे वो और कोई नहीं बल्कि एरिका थी। एरिका का भी लास्ट सीजन के अंदर बहुत अच्छा रोल था और इस सीजन के अंदर भी वापस से एरिका को फर्स्ट एपिसोड में ही लाया गया है। एडी एरिका को देखते ही कहता है कि तुम बच्ची को उठा के ले आया अपने साथ में, बच्ची क्या गेम खेल पाएगी। लेकिन एरिका कहाँ किसी से कम थी। वो एडी को ऐसे ऐसे जवाब देती है कि एडी खुद हार मान जाता है और अब ये सब लोग मिलके एक साथ में गेम प्ले करते हैं। यहाँ नैन्सी भी स्कूल के गेम को कवर कर रही थी। इधर एक तरफ एडी के अड्डे पे गेम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्कूल के अंदर ये मैच जीतना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक पार्टिसिपेंट इंजर्ड हो गया था, इसी कारण अब यहाँ पे मौका ल्यूकस को मिलता है। अगर ल्यूकस ने इस गेम को जीत लिया तो वो हर किसी का हीरो बन जाएगा। काफी सस्पेंस के साथ में सेम सीन एक साथ में पैरेलल चलते हैं। यहाँ पे डस्टिन, माइक और एरिका को भी एक बहुत अच्छी चांस चलनी थी। इसी टाइम पे ल्यूकस के पास भी एक आखिरी मौका था। यहाँ एक तरफ ल्यूकस गोल कर देता है, वहीं पे दूसरी तरफ वहीं उन सारे बच्चों के अंदर से एरिका एडी को हराती हुई जीत जाती है। एडी भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आखिर वो कैसे हार गया। वहीं पे दूसरी तरफ सारी स्कूल वालों के सामने ल्यूकस एक हीरो बन चुका था। अब ल्यूकस को इस टीम का ऑफिशियल मेंबर बना लिया गया था। ल्यूकस को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि उसने अपने दोस्तों को बुलाया लेकिन वो आज इस मैच को देखने के लिए नहीं आए थे। हम मैक्स को देखते हैं जो कि ये सारे मैच को वो रेडियो पे सुनती है। हालांकि दोस्तों से अलग होने के बावजूद उसने खुद को इतना भी अलग नहीं किया था। मैक्स यहाँ पे डिप्रेशन से दूर होने की दवाइयाँ भी लेती है और उसी टाइम मैक्स अपने घर से बाहर जाती है अपने डॉग को खाना खिलाने के लिए। तब वो देखती है कि एडी अपने साथ में एक लड़की को लेकर आया है, लेकिन वो लड़की कौन है ये मैक्स ने नहीं देखा था। लेकिन ये चीज इग्नोर करते हुए मैक्स वापस से अपने घर चली जाती है। यहाँ ग्रेस एडी से कहती है कि तुम वो जो ड्रग मुझे देने वाली थी वो जल्दी दो। एडी के पास वो संभाली भी नहीं रखी थी, इसी कारण वो ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ पे ग्रेस धीरे धीरे करके डरने लगती है और एडी को कहती है जो काम करना है जल्दी करके दो मुझे। और उसी टाइम पे ग्रेस अपने विजन के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो अपना पुराना घर देखती है। उसके मॉम और डैड की हालत बहुत बुरी थी। मॉम यहाँ पर एक स्केलेटन जैसी बन चुकी थी और साथ ही साथ उसके फादर की हालत भी बुरी थी, यानी कि आंखें निकली हुई थी, चेहरा सिला हुआ था। एडी जब निकल के बाहर आता है तो वो ग्रेस को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस तो इस टाइम इतने बुरे विजन में थी कि वो बाहर निकल ही नहीं सकती थी। एडी बहुत कोशिश करता है कि ग्रेस वापस से उठ जाए, लेकिन ग्रेस नहीं उठती। ग्रेस यहाँ उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद थे। एडी वापस से उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है। आखिर के अंदर ग्रेस बुरी तरीके से डर जाती है, पीछे पलट के देखती है तो वही मॉन्स्टर उसके आंखों के सामने खड़ा था, जो कि उसे कहता है कि मत डरो तुम्हें मेरे पास ही आना था। देखते ही देखते वो मॉन्स्टर ग्रेस को बुरी तरीके से हर्ट करने लगता है। यहाँ एडी अपने आंखों के सामने देखता है कि कैसे ग्रेस हवा के अंदर जा चुकी है। वहीं दूसरे डायमेंशन के अंदर वही मॉन्स्टर ग्रेस को अपने हाथों से पकड़ के ऊपर ले जाता है। एडी के सामने ग्रेस उसके रूफ टॉप पे पहुंच जाती है और एक एक करके उसकी हर एक हड्डी टूट जाती है, पूरा चेहरा मुड़ जाता है, आंखें निकल जाती है, पूरे चेहरे से खून निकलने लग जाता है और वो बुरी तरीके से एक भूत बन के सीधा नीचे गिरती है। एडी ये सब कुछ देख के बहुत बुरी तरीके से डर जाता है कि आखिर ये सब हुआ क्या। उसने तो ग्रेस को टच तक भी नहीं किया था। और इसी के साथ गाइस
गाइज ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।